चलिए, आपको पढ़ाया गया था कल आपको यह पढ़ाए थे। देखिए, इधर देखिए, कल आपको यह पढ़ाया गया था स्कैंडियम संक्रमण तत्व है लेकिन जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? बता दिए थे। डी ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन है? KMnO4, K2Cr2O7। इसके बारे में भी बताए थे। बात नहीं। पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनाने का विधि बताए थे, उसका गुण बताए थे और क्या बताए थे? उपयोग बताए थे। क्रोमेट और डाइक्रोमेट का क्या बताए थे? संरचना बताए थे कल के क्लास में। फिर आगे बताए थे पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 बनाने की विधि। इसके बाद इसका गुण और क्या बताए थे? इसका गुण और उपयोग बताए थे। ठीक है। इसके बाद मैग्नेट और पर मैग्नेट का संरचना बताए थे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया था। अगला चैप्टर नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। 1s2, 2s2, 2p6 अलग अलग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाए थे। देखिए इधर सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन आता है? कॉपर और क्या? क्रोमियम। जिसमें एक नियम लगता है D4 किस में बदलता है? D5 में D9 बदलता है। इसी नियम के कारण यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल प्लस वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्लस वाला भी कल बताए थे। प्लस वाला भी क्वेश्चन बताए थे और कुछ घर से दिए थे बनाने के लिए। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो, इस क्वेश्चन को कुछ और तरीके से भी पूछता है। जैसे अभी हम तुमको समझाते हैं। जैसे यहाँ देखो, अक्रिय गैस। कौन गैस बाबू? अक्रिय गैस का नाम सुने हो? बोर्ड पर देखिए, अक्रिय गैस। कौन गैस? अक्रिय गैस। कौन गैस? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54, रेडन का क्या? 86। यही था। क गो अक्रिय गैस होते हैं? 6 गो। इधर देखो, इधर क गो अक्रिय गैस होते हैं? 6 गो। कितने अक्रिय गैस होते हैं? 6 अक्रिय गैस। इसका ट्रिक भी बताए थे याद करने के लिए। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन कभी बताए थे। और भी बताए थे, हीरोइन ने आकर कर दी सीन रंगीन। ऐसा कुछ ट्रिक बताए थे। चलिए, तो ये है अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस के अनुसार क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से समझना। एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा आंसर नहीं लिखता है। वो आंसर लिखेगा किस गैस से? अक्रिय गैस से। चलिए मिलाते हैं। ये क्या है? फास्फोरस 15। 15 के नजदीक वाला अक्रिय गैस कौन है? 15 से कम, 15 से कम और नजदीक वाला अक्रिय गैस कौन है? 10 है। 15 से ऊपर नहीं, 15 से कम वाला क्या है? 10। तो इसमें 2 2 4 6 4 10, ये 10 हो गया। ये 10 गो को हम लोग मानेंगे नियॉन। क्या मानेंगे? तो देखो, इसको एक और तरीके से एग्जाम में लिखेगा। नियॉन लिख देगा, केवल केवल नियॉन लिख देगा तो इतना 10 लिखा गया। इसके बाद क्या लिखेगा? 3s2 3p3। मतलब ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अब आइए, ये कितना है? 20। 20 से जस्ट कम वाला अक्रिय गैस आर्गन 18। तो इसमें देखो 2 तो 4 6 4 10, 2 12 6, 18 यहाँ तक है। इस 18 को क्या मानेंगे? आर्गन। या कर कर देखो एक और आंसर, आर्गन। क्या बाबू? आर्गन। और क्या बचा? 4s2। समझ में बात आया? ये देखो, लोहा है 26। ये 26 के जस्ट नीचे वाला कौन है? 18 की 36?
18 जस्ट नीचे वाला, तो 18 तक को क्या मानेंगे? आर्गन। क्या मानेंगे? आर्गन। 18 तक को क्या मानेंगे? आर्गन। और उसके बाद क्या बचेगा? 4s2 और क्या बचेगा? 3d6। तो देखो सब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएगा तो तुम ऐसे लिखोगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे ही ऑप्शन में देता है। ठीक है, चलिए ये भी देखिए जिंक। जिंक कितना है? 30। 30 से नीचे वाला कौन है? 18। तो 18 तक को क्या मानेंगे? आर्गन। 18 तक को क्या मानेंगे? आर्गन। फिर क्या बचा? 4s2 3d10। कोई दिक्कत? क्लियर है? इसमें भी देखो 18 तक को क्या मानेंगे? आर्गन, क्योंकि ये क्या है? 32। 32 से कम वाला कौन है? अधिक वाला नहीं, कम वाला 18। तो इसको आर्गन मानेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 3p6 4s2 3d10 4p। कोई दिक्कत है? समझ में बात आया? इधर भी देख लो, कॉपर 29 का ये आंसर आया है। कौन वाला? ये वाला आंसर आया। ये गलत है, ये सही है। बोलिए ये 29 है। 29 के जस्ट नीचे वाला, 29 के जस्ट नीचे वाला क्या है? 18। तो क्या लिखेंगे? आर्गन। तो इसके बदले क्या लिखेंगे? आर्गन। आर्गन कितना तक को लिखेंगे? 18 तक को। आर्गन लिख दिया। अब क्या बचा? 4s1 और 3d। तब अब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का कितना तरीका है? ये पहला सब्जेक्टिव तरीका है और ये ऑब्जेक्टिव तरीका है। ये देखो 24। 24 के नीचे वाला भी क्या होगा? आर्गन। इतना आर्गन है। 18 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 को आर्गन लिख दिए। क्या बचा? 4s1 3d। कोई दिक्कत है? और बताना पड़ेगा कि क्लियर है? पहले ये बताओ क्लियर है। तो अक्रिय गैस के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। एग्जाम में कैसे पूछता है? आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन किस किस तरह है? इसी तरह है, आर्गन लिखकर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? बोलो बोलो ना जी, कोई परेशानी है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप किसी का भी अब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहोगे तो इसका भी हम लिख सकते हैं। इस पर कौन आंसर सही है? यही है। सही है ना? 21 के जस्ट नीचे वाला कौन है? 18। तो 18 को क्या लिखेंगे? आर्गन। तो देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6। तो ये पूरा मिलकर क्या हुआ? तो जानते हो ऑब्जेक्टिव में कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे और ऑप्शन में केवल क्या देगा? क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ रहे हो बात? चलिए अब ये चैप्टर खत्म हुआ, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। कौन चैप्टर है? कितना नंबर चैप्टर? 14 नंबर। पीछे से स्टार्ट किए हैं चैप्टर। कहाँ से? पीछे से, क्योंकि ऑर्गेनिक हम नहीं पढ़ा रहे अभी। ऑर्गेनिक 18 तारीख के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर छूटा तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा। मतलब जो 18 तारीख के बाद क्लास चलेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए। वो सारा रिएक्शन का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा? हाँ, तो रिएक्शन का क्वेश्चन हम इधरे पढ़ाते, लेकिन अब ऑनलाइन मुश्किल है समझना, क्योंकि रिएक्शन का क्वेश्चन ऑनलाइन समझ नहीं पाओगे, तो अब हमको 18 से ही पढ़ाना पड़ेगा। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन चैप्टर है, जैसे जय अणु, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन, ये सब पढ़ लेंगे। और उसके बाद रिएक्शन का कितना चैप्टर पढ़े? वही पढ़ना है 18 तारीख से। ठीक है? वो सब एक के साथ पढ़ा जाता है, उसमें अलग अलग चैप्टर नहीं आएगा। सब एक के साथ स्टार्ट होगा, चारों चैप्टर मिक्स कर कर। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा 18 से लेकर 28 29 तक। खाली रिएक्शन ही चलेगा। ठीक है? और रिएक्शन में बहुत लोगों को दिक्कत है ना क्वेश्चन बनाने में, वो सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। बस 18 तारीख से कंटिन्यू एकदम क्लास करना है। एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ना है 18 तारीख से, जब तक पढ़ाएं।
फिजिक्स में भी वही चलेगा। फिजिक्स में 20 तारीख के बाद केवल प्रूफ चलेगा। क्या चलेगा? सब पढ़ा चुके हैं प्रूफ, बस अब बना देंगे, समझा देंगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो 20 तारीख तक फिजिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद खाली प्रूफ चलेगा। केमिस्ट्री भी 20 तारीख तक खत्म हो जाएगा, खाली उसके बाद रिएक्शन चलेगा। ठीक है, क्लास व्लास मत छोड़िएगा, पहले ही बोल रहा है। देखिए एमिनो अम्ल, कौन अम्ल? जय अणु का पहला टॉपिक क्या है? एमिनो अम्ल। देखो वह अम्ल जिसमें एमिनो समूह और कार्बोनिलिक समूह दोनों एक ही अणु में पाए, वह अम्ल जिसमें एमिनो समूह और कार्बोनिलिक समूह दोनों एक ही अणु में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो कौन कौन समूह चाहिए? एमिनो समूह और कौन समूह? तो देखो यही है, ध्यान से देखो, ये क्या है? ये देखो, ये COOH कौन समूह है? कार्बोनिलिक समूह। COOH कौन समूह है? कार्बोनिलिक समूह। और NH2 कौन समूह है? एमिनो समूह। कौन समूह? एमिनो समूह। किसी को कोई दिक्कत? तो ये ऐसा अणु है जिसमें एमिनो भी है और कार्बोनिलिक भी है, तो इस अणु को क्या बोलेंगे? एमिनो अम्ल। किसी को कोई दिक्कत? वह अणु जिसमें एमिनो समूह और कार्बोनिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। इसी के साथ एक और चीज समझ लो, COOH कार्बोनिलिक समूह है, मतलब कार्बोनिलिक अम्ल है। तो ये क्या है बाबू? कार्बोनिलिक अम्ल होता है ना, ये अम्ल है। एमिनो समूह जानते हो क्या होता है? तो एमिनो अम्ल में अम्ल भी होता है और क्या होता है? एगो एमिनो समूह है, एगो कार्बोनिलिक समूह। एमिनो समूह क्या होता है? क्षार। और कार्बोनिलिक समूह क्या होता है? अम्ल। डिफिनीशन समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। बाबू लिखना नहीं, अब डिफिनीशन समझने में कोई दिक्कत है? वह अम्ल जिसमें एमिनो समूह और कार्बोनिलिक समूह दोनों एक ही अणु में पाए जाते हैं उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमिनो अम्ल का क्या ध्यान से, बहुत पीछे, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण एकदम एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। समान क्षारीय NH2 हो, अभी बताया है ना कि ये क्या होगा? क्षार। और ये क्या होगा? तो अगर एक क्षार हो एक अम्ल हो तो समान हो जाएगा। तो देखो समान क्षारीय NH2 हो, समान अम्लीय COOH हो, तो समान अम्ल समान क्षार, मतलब 10 को अम्ल 10 को मिलकर क्या हो जाएगा? उदासीन एमिनो अम्ल। यही ना था फॉर्मूला? देखो तो R बॉन्ड CH NH2, क्या बाबू? NH2 COOH, यही ना था एमिनो अम्ल। ये क्या था? NH2 क्या था? क्षार। और COOH क्या था? अम्ल। अब डिफिनीशन पढ़ो, यहाँ देखो, समान क्षारीय क्या हो? NH2, और समान अम्लीय क्या हो? COOH। अगर दोनों बराबर हो अम्ल और क्षार तो क्या बनेगा? उदासीन एमिनो अम्ल। रुक जाइए, अब देखो कम क्षारीय हो और अधिक क्या हो? तो जो अधिक है वही बनेगा, क्या बनेगा? अम्लीय एमिनो अम्ल। इसमें देखो अधिक क्षारीय है और कम, तो अधिक क्षारीय है तो क्या बनेगा? कोई दिक्कत? तो सिंपल भाषा में समझ लो, अम्ल और क्षार अगर समान हो तो क्या बनेगा? उदासीन। अगर अम्लीय अधिक हो तो क्या बनेगा? अम्लीय। अगर क्षारीय अधिक हो तो क्या बनेगा? एग्जाम्पल देखो, उदासीन एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइसिन, ल्यूसीन। ग्लाइसिन, ल्यूसीन। अम्लीय एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल बताओ, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। क्षारीय एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल लाइसिन, हिस्टिडीन। लाइसिन, हिस्टिडीन। अब एग्जाम में ये सब तो नहीं पूछा, लिखना बंद करो। एग्जाम में ये सब तो नहीं पूछा है, केवल ये वाला पूछा है। कौन एमिनो अम्ल? उदासीन एमिनो अम्ल। देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, पढ़ो यहाँ पर।
एक उदासीन एमिनो अम्ल का नाम लिखें और यह क्यों उदासीन होता है बताएं। तो उदासीन एमिनो अम्ल का नाम बताइए क्या है? ग्लाइसी। फार्मूला क्या होता है? NH2CH2COOH। NH2CH2COOH। यह उदासीन है। क्यों उदासीन है जी? क्योंकि समान क्षार है और समान तो क्या बना था? उदासीन। तो देखो यह उदासीन है क्योंकि इसमें समान संख्या में अम्लीय COOH और भास्मिक NH2। भास्मिक मतलब क्षारीय। क्षार का एक और नाम क्या होता है? भस्म। तो देखिए बाबू, यह उदासीन है क्योंकि इसमें समान संख्या में अम्लीय COOH और भास्मीय NH2 होता है, इसलिए यह क्या है? कोई दिक्कत? क्लियर है? बात समझ में आया? तो एक उदासीन एमिनो अम्ल का नाम क्या है? ग्लाइसिन। यह उदासीन होता है क्योंकि इसमें समान मात्रा में अम्लीय COOH और समान मात्रा में क्षारीय NH2 होता है, इसलिए यह क्या होता है? यही इसी तरह क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्लियर है? जल्दी बोलो, इससे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से दो। एमिनो अम्ल के उभयधर्मी व्यवहार से क्या समझता है? बोलिए एमिनो अम्ल का फार्मूला बोलिए। R1CH, ऊपर क्या? NH2COOH। यही ना है एमिनो अम्ल। देखो एमिनो अम्ल के उभयधर्मी, इधर देखो, इधर इधर। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? जो दो चीजों का क्या करे? व्यवहार करे। मतलब जो दोनों का व्यवहार करे, अम्ल का भी और जिसमें दोनों का गुण पाया जाए, अम्ल का भी और क्षार का भी। उभयधर्मी हो, जैसे समझ रहे हो, बीच वाला हो। आदमी का भी गुण हो, औरत का भी गुण हो, तो क्या होगा? वो उभयधर्मी। क्या होगा? उभयधर्मी। जैसे तुम लोग सुना होगा, मेढक उभयचर होता है, जो पानी में भी रह सकता है और तो कितने तरह का गुण है उसके पास, तो वही आंसर होगा। देखो एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल में उदासीन, एमिनो अम्ल में अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए एमिनो अम्ल उभयधर्मी व्यवहार को दिखाते हैं। कोई दिक्कत? आंसर एकदम आसान आसान है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखते जाओ, लाइन बाय लाइन सब क्वेश्चन इसका पूछा गया है, लेकिन एकदम सिंपल है, सब उसी पर बनेगा। बोलिए एमिनो अम्ल में अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए यह उभयधर्मी व्यवहार को दिखाते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो यहाँ क्या है? ज्यूपिटर आयन। कौन है? ज्यूपिटर आयन क्या है? थोड़ा देखना ध्यान से। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इधर देखो, एमिनो अम्ल। तो देखो एमिनो अम्ल का फार्मूला लिखना है। R1CH, ऊपर क्या? NH2, इधर क्या? यही है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? तो देखो क्या होगा, COOH का H यहाँ से निकल कर किसके पास जाएगा? NH2 के पास। किसके पास? NH2 के पास जाएगा। COOH का H किसके पास जाएगा? NH2 के पास जाएगा। तो बोलिए क्या बचेगा? ध्यान से, R1CH, ठीक है यहाँ तक। ऊपर क्या? NH, कौगो H था पहले, अब एक और आएगा तो कौगो हो जाएगा। तो ध्यान दो, जब ये टूटेगा ना तो H पर क्या आएगा? प्लस, और O पर क्या आएगा? क्योंकि जब टूटेगा तो एगो प्लस और एगो, तो H पर हमेशा क्या आता है? प्लस, तो बगल वाला O पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये H गया ऊपर, तो 2 H और 1 H मिलकर कौगो H हो गया? 3 H। अब प्लस भी तो जाएगा, तो NH3 क्या? इधर साइड में क्या बचा? 1COO। क्या बचेगा? कोई दिक्कत? यह है अमीनो अम्ल का सूत्र। COOH का H निकलकर NH2 के पास जाएगा, तो ये H प्लस जाएगा, तो 2 H, एक और H आएगा तो 3 H, अब प्लस भी जाएगा तो प्लस, और COO पर क्या? माइनस। क्लियर है? यही है बाबू ज्यूपिटर आयन।
ध्यान से देखो, यही है, कौन है, यही देखो, एमिनो अम्ल के डिफिनीशन समझो। एमिनो अम्ल के द्विध्रुवीय संरचना, एमिनो अम्ल के द्विध्रुवीय संरचना को क्या बोलते हैं? अब द्विध्रुवीय क्यों? दो को ध्रुव, एगो नॉर्थ और एगो, तो एगो प्लस एगो, देखो इस पर एगो प्लस और एगो माइनस है। तो एमिनो अम्ल के द्विध्रुवीय संरचना को क्या कहते हैं? तो इस पर क्या है, एगो प्लस है और एगो, तो क को ध्रुव हो गया, एगो प्लस वाला और एगो, बात समझिए, यहीं पर याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पर देखो इधर एकदम ध्यान से, एमिनो अम्ल, ये कौन अम्ल है? एमिनो अम्ल के द्विध्रुवीय संरचना, दो ध्रुव है, एगो प्लस और एगो, द्विध्रुवीय संरचना को क्या बोलते हैं? ज्वेटर है। एगो ये टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रिक, ये अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत, पहले ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। सब किससे बन रहा है? फार्मूले से ना बन रहा है, सब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से एकदम। अब देखो क्या है, आवश्यक एमिनो एसिड और अनावश्यक एमिनो एसिड, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से एकदम। वह एमिनो अम्ल जो शरीर में बनता है, किस में बनता है? पीछे। वह एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनता है और जिसकी संख्या कितनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? आवश्यक एमिनो एसिड। अब देखो, अनावश्यक एमिनो एसिड, वह एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में नहीं बनता है लेकिन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए क्या होता है? आवश्यक। इसको हम भोजन द्वारा क्या करते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? अनावश्यक एमिनो एसिड। सिंपल भाषा में समझो, 2 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान से। वह एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनता है और जिसकी संख्या, उसे आवश्यक एमिनो एसिड। वह एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में, वह एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में नहीं बनता है लेकिन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए क्या होता है? तो इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से। इसकी भी संख्या कितनी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो देखो तो इधर है, 10 को आवश्यक है, 10 को क्या है, तो 10 मिलकर कितना हो गया? 20 एमिनो एसिड। देखो इधर 10 आवश्यक है और 10 क्या है? अनावश्यक है। ध्यान से देखना, 10 आवश्यक एमिनो एसिड, क्या बाबू? 10 आवश्यक एमिनो एसिड, 10 अनावश्यक एमिनो एसिड, 10 मिलकर कितना हो गया? 20 मिलकर एगो प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? अब तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर। अब तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अगला टॉपिक क्या आने वाला है, क्योंकि 10 को आवश्यक और 10 को अनावश्यक मिलकर कितना प्रोटीन? 10 को हमारे शरीर में ही बन जाता है और 10 को हमको खाना से लेना पड़ता है, तो 10 मिलकर कितना हो जाता है? 20। और 20 मिलकर तब क्या बनता है? प्रोटीन। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बोलो ना जी, कोई परेशानी? एक बार और देखिए पहले एमिनो एसिड, बहुत क्वेश्चन आता है इससे, ध्यान से, इसलिए पहला टॉपिक यही पढ़ाए हैं। वह अम्ल जो जिसमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों एक ही अणु में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये एमिनो समूह है और ये कार्बोक्सिलिक समूह है, दोनों एक ही अणु में है, तो इसे क्या बोलेंगे? एमिनो अम्ल। आगे देखिए, समान क्षारीय NH2, देख लो यहाँ, यही अमीनो अम्ल है, ऊपर वाला क्या है? क्षार है, ये क्या है? अम्ल है। तो समान NH2 समान COOH, तो समान मिलकर क्या बनाएगा? उदासीन। अगर अधिक अम्लीय हो तो अम्लीय एमिनो एसिड, अगर कम अम्लीय हो तो, अधिक क्षारीय हो तो क्षारीय एमिनो अम्ल। एमिनो, एक उदासीन एमिनो अम्ल का नाम लिखे, यह क्यों उदासीन होता है? ग्लाइसिन, देखो ग्लाइसिन एक उदासीन एमिनो अम्ल है, यह उदासीन होता है क्योंकि इसमें समान संख्या में अम्लीय COOH
और क्षारीय या भास्मिक NH2 होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए एमिनो अम्ल के उभयधर्मी व्यवहार से क्या समझते हैं? उभयधर्मी व्यवहार मतलब दो तरह का व्यवहार हो, तो दो तरह का होगा क्योंकि इसमें अम्ल भी है और क्षार भी दोनों उपस्थित है, इसलिए यह उभयधर्मी व्यवहार दिखाते हैं। कोई दिक्कत? ज्विटर आयन एमिनो अम्ल के द्विध्रुवीय संरचना, ये एमिनो अम्ल है, H निकल कर ऊपर गया तो NH3+ और यहाँ क्या बचा माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, को ध्रुव हो गया, तो एमिनो अम्ल के द्विध्रुवीय संरचना को क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। कोई दिक्कत? वह एमिनो अम्ल जो शरीर में बनता है जिसकी संख्या 10 होती है उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। वह एमिनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनता है लेकिन शरीर के वृद्धि के लिए क्या होता है? आवश्यक, और ये हम भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं, इनकी भी संख्या कितनी होती है? इसे क्या बोलते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल देख लो, आवश्यक एमिनो अम्ल ग्लाइसिन एलेनिन, अनावश्यक एमिनो अम्ल ल्यूसीन वैलिन। कोई दिक्कत? 10 आवश्यक एमिनो एसिड और 10 अनावश्यक एमिनो एसिड मिलकर कितना प्रोटीन बनाता है? मतलब कोई पूछे कि प्रोटीन किससे बनता है, तो एमिनो अम्ल से। भले उसमें 10 को आवश्यक है और 10 को अनावश्यक है, 10 को हमारे शरीर में बनते हैं और 10 को भोजन से प्राप्त करते हैं, तब 20 मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन। तो अगला टॉपिक क्या होगा? प्रोटीन ही होगा। देखो 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक को क्या कहते हैं? 10-10 मिलकर क्या बोले हैं? 20 मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन। तब 20 ही नहीं बहुत मिलता है, तो इसलिए क्या लिखा गया है? 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक को क्या कहते हैं? मतलब प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? किसका? एमिनो अम्ल का। कितने एमिनो अम्ल का? अच्छा, बहुलक मतलब मतलब बहुत होता है, तो बहुलक आ गया मतलब मात्रा बहुत। तो देखो कितना है? 100 से अधिक। तो बोलो, कोई पूछेगा प्रोटीन क्या है? किसका बहुलक? एमिनो अम्ल का। ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रोटीन निम्न में से किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का। यह देखिए, ये सभी एमिनो अम्ल पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिसे पॉलीपेप्टाइड भी, इसका मतलब प्रोटीन का एक और नाम है क्या? फिर से समझिए, 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक को क्या कहते हैं? प्रोटीन। ये सभी एमिनो अम्ल पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसे क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है? कौन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसे पॉलीपेप्टाइड भी। पेप्टाइड आबंध क्या है? थोड़ी देर में अभी मिलेगा आगे आपको। देखिए, प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? इधर देखो, जब प्रोटीन को जल अपघटन करते हैं मतलब तोड़ते हैं, तो क्या मिलता है? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन करते हैं तो क्या मिलता है? अब तुमको बताया है ना कि एमिनो अम्ल से ही क्या बनता है, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? DNA के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? RNA के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए लिखा भी गया है। देखो, प्रोटीन जब जल अपघटन करता है तो क्या प्राप्त होता है? अब पॉलीपेप्टाइड जब जल अपघटन करता है तो क्या प्राप्त होता है? एमिनो अम्ल। तो इससे तो क्लियर हो गया कि एमिनो अम्ल से ही हमारा क्या बनता है। तब प्रोटीन कितना हो तोड़ लो, लास्ट जाकर कहाँ मिलेगा? एमिनो अम्ल, क्योंकि ये बना ही किससे है? एमिनो अम्ल से। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है? चलिए इधर देखिए, अभी आया था पेप्टाइड आबंध। तो पेप्टाइड आबंध क्या है? अभी आया था ना पेप्टाइड आबंध। देखिए क्या है, अनेक एमिनो अम्ल एमाइड आबंधों द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? एमाइड आबंध CONH, CO। तो देखिए, अनेक एमिनो अम्ल एमाइड आबंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन का क्या करते हैं? इसी एमाइड आबंध को क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में समझ लीजिए,
अनेक एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर, अनेक एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर, अनेक एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं किसके सहारे? एमाइड आबंधों के द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? इसी एमाइड आबंध को क्या बोलते हैं? तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है पेप्टाइड आबंध है, क्या है? एमाइड आबंध, जिसका फॉर्मूला बॉन्ड CONH बॉन्ड। बात पहले क्लियर हुआ। अनेक एमिनो अम्ल अनेक एमिनो अम्ल एमाइड आबंधों द्वारा आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसी एमाइड आबंध को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड आबंध। यहाँ देखो प्रोटीन का क्या, प्रोटीन पीछे प्रोटीन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू? दो प्रकार का। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन या गोलीय प्रोटीन भी लिखता है। ठीक है, इधर देखो, इधर इधर, रेशेदार प्रोटीन या गोलिकाकार या गोलीय प्रोटीन भी लिखता है। चलिए रेशेदार प्रोटीन, रेशा समझते हो? तनी इतना बताओ, रेशा वाला चीज क्या पानी में घुलता है? रेशा कभी घुलेगा पानी में? तो देखो, वह प्रोटीन जो जल में अघुलनशील होता है, मतलब घुलता, वह प्रोटीन जो जल में अघुलनशील होता है, लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में क्या होता है, उसे कौन प्रोटीन कहते हैं? फिर से समझिए, वह प्रोटीन जो जल में नहीं घुलता है लेकिन किस में घुलता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में घुलता है, उसे क्या बोलते हैं? रेशेदार प्रोटीन। इसका संरचना क्या होता है? यहाँ देखो, गोलिकाकार प्रोटीन, वह प्रोटीन जो जल में भी घुलेगा, अम्ल में भी घुलेगा, क्षार में भी घुलेगा और लवण में भी घुलेगा, मतलब हर चीजों में घुल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? गोलिकाकार प्रोटीन। इसकी संरचना क्या होती है? नमूने में संरचना है। तो वह प्रोटीन जो जल में नहीं घुलता है लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में घुलता है, उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। वह प्रोटीन जो जल में भी घुलता है, क्षार में भी, अम्ल में भी और लवण में भी घुलता है, उसे क्या बोलते हैं? गोलिकाकार प्रोटीन। इसकी संरचना रेशेदार होती है, इसकी संरचना गोलीय होती है। बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान दीजिए, रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल मायोसिन, केराटिन, मायोसिन, केराटिन। गोलिकाकार प्रोटीन का एग्जाम्पल एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन। नाम सुना होगा। खून में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, अंडा में एल्बुमिन पाया जाता है, इंसुलिन शरीर में ही पाया जाता है, जिसके कारण इंसुलिन का बढ़ाने के कारण शुगर का बीमारी होता है। नाम सुने होंगे। केराटिन बाल में पाया जाता है, मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है। नोट्स में सब लिखाया गया होगा, लेकिन उतना डीप अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, जितना का जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। बात क्लियर हुआ? तो बोलिए, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? रेशेदार और क्या? गोलिकाकार। रेशेदार प्रोटीन वह प्रोटीन जो जल में घुलता नहीं है लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में घुलता है। इसकी संरचना क्या होती है? वह प्रोटीन जो जल में भी घुलता है, अम्ल में भी घुलता है, क्षार में भी घुलता है, लवण में भी घुलता है, सब में घुल जाए, उसे क्या बोलेंगे? गोलिकाकार प्रोटीन। इसकी संरचना रेशेदार होती है, इसकी संरचना, एग्जाम्पल अब अपना देख लो, कोई दिक्कत? मारेंगे ना सवेरे सवेरे। उधर कहाँ पीछे देख रहा है? एकदम हाथ लगा कर, ठेया लगा कर, कुंभकर्ण का छाछा बना हुआ है। एग्जामों में यहीं सो जाना। प्रोटीन का क्या? विकृतीकरण। लास्ट टॉपिक आज का, देखो ध्यान से। प्रोटीन का क्या? प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन मतलब जैसे तापमान बढ़ना और घटना। रासायनिक परिवर्तन मतलब पीएच मान का परिवर्तन होना। पीएच समझते हो ना? पीएच मान का परिवर्तन होना। तो प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसका दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाता है, जिसके कारण प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता, इसे प्रोटीन का क्या कहते हैं? फिर से समझिए, जब प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसका दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाता है, जिसके कारण
प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता मतलब अपना खुद का शक्ति क्या कर देता है, खो देता है। इसे प्रोटीन का क्या कहते हैं? जैसे अंडे का जमना, अंडा लिक्विड होता है, जब उसको गर्म करोगे तो सॉलिड बन जाता है। तो उसके आप जानते हो कि अंडा में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो जैसे ही अंडा को गर्म करते हो तापमान मिलता है तो उसका क्या टूटेगा, हाइड्रोजन आयन टूट जाएगा, जिसके कारण वो अपना जैविक सक्रियता, इसी कारण से वो लिक्विड से क्या हो जाता है, सॉलिड, मतलब जम जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। दही का जमना, दूध से क्या जमता है, दही, वो भी किसके कारण, प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण। अंडा भी जमता है किसके कारण, प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण। तो ऑब्जेक्टिव में ही सब क्वेश्चन पूछ देता है। बोलो इतना क्लियर हुआ, बात समझ में आया, कोई परेशानी? जब प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाता है, जिसके कारण प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता, इसे प्रोटीन का क्या कहते हैं, विकृतीकरण। जैसे अंडे का जमना, दही का जमना। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है, कोई परेशानी? बात समझ में आया? असाइनमेंट नहीं ना मिला है? मिलेगा। 3-4 चैप्टर का एक के साथ दे देते हैं, 3-4 चैप्टर का, जैसे इसका बहुलक का, और क्या, दैनिक जीवन में रसायन का। और पिछला चैप्टर का तो दिए थे, डी और एफ ब्लॉक का, थोड़ा सा उसमें बाकी था, तो सब जोड़कर एक के साथ दे देते हैं, क्योंकि ये एक साथ रहेगा। इधर वाला प्रैक्टिकल वाला एग्जाम के लिए इधर वाला एक साथ रहेगा, क्योंकि अलग अलग आकर दिमाग खाएगा सब कि सर हाउ असाइनमेंट दीजिए, हाउ असाइनमेंट दीजिए। उससे अच्छा 3 को असाइनमेंट एक के साथ दे देते हैं, जो 17-18 तारीख तक पढ़ाई होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? क्लास ओवर। बात समझ में आया, कोई परेशानी है?